चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार को देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या किए थे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया था, ठीक है। भाग संख्या 3 में अनुच्छेद 22 को बताया था, ठीक है। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख करके आइए, कोई दिक्कत। और यदि नहीं भी देखे हैं ना, तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, समझ में तो आएगा ही। ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा उसको समझ में नहीं आएगी। जहां से आप स्टार्ट करिएगा सोशल साइंस में, वहीं से समझ में आने लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, नेक्स्ट बात को बताएंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कहा था, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि 22 का 3 तक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 22 के 4 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 22 के 4 अनुच्छेद 22 के 4 क्या कहता है, थोड़ा सा रिकैप करा देंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग तो लगाया हुआ ही होगा जो भाई हमारे लिख रहे होंगे। मौलिक अधिकार को भाग संख्या कितना है, तो मौलिक अधिकार जो है वह भाग संख्या आपका 3 है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, तो यह मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। समझ में आ रही है बात? 12 से लेकर के 35 तक क्या है आपका, मौलिक अधिकार की चर्चा है। समझ में आई? मौलिक अधिकार की चर्चा है। और इसमें हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, तो हम पहुंच गए थे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के पास पहुंच गए थे। अनुच्छेद 22 के पास क्या किए थे, पहुंच गए थे। और 22 में क्या था, गिरफ्तारी से संरक्षण था। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से क्या था, तो गिरफ्तारी से संरक्षण था। अर्थात जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो गिरफ्तार करने के लिए भी कुछ क्या होंगे, मुद्दे होंगे, नियम कानून होगा। यह बात को हमने बताया था। और अनुच्छेद के 22 में 1 में क्या कह रहा था, तो अनुच्छेद के 22 का ए लिखिए या 1 लिखिए। जहां पर 22 का ए आ जाएगा या कोई भी आ जाए आर्टिकल में ए जो रहेगा आपका लगा हुआ, तो समझ जाइएगा कि वह जो है ना संशोधन करके एमेंडमेंट करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्लियर? चलिए तो 22 के ए में क्या था, कि 22 के ए में था कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तार करने से पहले उसको एफआईआर दिखाना होगा। यही ना बात बताए थे, एफआईआर दिखाना होगा। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, एफआईआर दिखाना क्या था, तो एफआईआर दिखाना अनिवार्य था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या था, तो दूसरा जो है ना आपको पुलिस जब गिरफ्तार करेगी, 22 का 2 लिखिएगा, ए मत लिखिए, 1 2 3 लिखते चलिए। बी सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई को लिखना है ए बी सी वह भी लिख सकता है। समझ में आई? तो 22 का 2 क्या कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर उसको जज के सामने पेश करना होता है। तो लिख लीजिए 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश करना। जज के सामने पेश करना, जज के सामने अर्थात न्यायालय में क्या करना होता है, इसको पेश करना होता है, न्यायालय के सामने पेश करना। समझ में आई? उसके बाद में 22 का 3 क्या था, तो 22 का 3 था कि अब जब न्यायालय में आप चल जाइएगा तो आपको आज़ादी है वकील रखने की। तो वकील रखने की आज़ादी, वकील बोले तो एडवोकेट, वकील रखने की आज़ादी, यह सब पर बात जो है इन डिटेल हमने बताया था। आज जो है क्या करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 का 4, ठीक है। गिरफ्तारी से संरक्षण में 2 तरह से हमने बताया था ना, एक था आपका दंडात्मक, एक था दंडात्मक था, और दूसरा था निवारक निरोध, ठीक है। तो निवारक निरोध पर क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इस पर तो कर लिए है। दंडात्मक का मतलब क्या होता है, दंडात्मक का मतलब होता है आपका कि अर्थात कोई भी गलती किए हुए है, ठीक है, और उसके बाद पुलिस आपको ले जाएगी न्यायालय में, तो न्यायालय आपको क्या सजा देगी, उसमें यह बात को क्या कहा गया है, लिखा गया है, ठीक है। आज चर्चा करेंगे निवारक निरोध के ऊपर। तो निवारक निरोध हेडिंग लगा लीजिएगा। और निवारक निरोध कहने का मतलब होता है पुनेटिव डिटेंशन। यह पुनेटिव डिटेंशन है क्या, तो चलिए अच्छा से समझते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, बेहतर होगा कि समझते चलिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। समझ में आई? निवारक निरोध यह जानना सबको जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। निवारक निरोध बोले तो पुनेटिव डिटेंशन। अब इसमें क्या है, तो सुनो, इसमें था कि आप कोई दंड कर दिए, अर्थात किसी को मार दिए, पीट दिए, किसी को गाली वगैरह बक दिए, अल्पीकरण की बात कही गई है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अल्पीकरण का बीच रोड में चलिएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 में कहा गया है,
तो ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली बक दीजिएगा, यदि ऐसा कर दीजिएगा तो आप क्या कर दिए, दंड के भागी हो गए। तो दंड के भागी हो गए तो इसके तहत क्या होगा, आपको सजा मिलेगी, न्यायालय आपको क्या करेगी, सजा लगाएगी। जो न्यायालय सजा लगाए आईपीसी के तहत, बताते हैं आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है, ठीक है। चलिए, चार्जशीट वगैरह के बारे में हमने बता दिया था, आज इस पर चर्चा करना है, ठीक है। तो निवारक निरोध पुनेटिव डिटेंशन, पुनेटिव डिटेंशन क्या होता है, इसमें होता है ना कि दंड आप नहीं करिएगा, फिर भी पुलिस क्या करेगा, आपको उठा के ले जाएगी। अब सुनो, अब सवाल उठता है कि हम बिना दंड किए हुए कैसे पुलिस उठा करके ले जाएगी भाई। तो जैसे कि इसमें सुनो, इसमें व्यक्ति को पुलिस बिना दंड के ले जाती है, लेकिन इसमें नजरअंदाज कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। अब सुनो, आप जेल नहीं जाइएगा, ठीक है, नजरबंद कर दिया जाता है। इसमें क्या होइएगा ना कि जैसे कि आप मान के चलिए कि आप बन गए नेता का हेड, ठीक है, अभी तो नेतागिरी बहुत चल रही है, इलेक्शन का समय है, आप नेता का हेड बन गए और आप अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं बोल रहे, अहिंसावादी है, जैसे गांधी जी थे, झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप जा करके क्या कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। तो लगता है कि गवर्नमेंट को कि आपके रैली में हेड करने से, आपका संचालन करने से क्या होगा, देश को घाटा होगी, अर्थात हमारे राज्य को घाटा होगा या देश को घाटा होगा। जिसको घाटा हो सकती है कि पुलिस प्रशासन को घाटा हो, ठीक है, सरकार को नहीं हो, पुलिस प्रशासन को दिक्कत हो, तो आपको क्या करेगा, पुलिस जो है उठा करके नजरअंदाज कर देगा, नजर बंद कर देगा, अंदाज नहीं नजर बंद कर देगा, अर्थात आपको जेल में नहीं रख करके कहीं दूसरा जगह रख दिया जाएगा, ठीक है, बिना वारंट दिखाए हुए इसमें गिरफ्तार करेगा, ठीक है, बिना वारंट दिखाए हुए। आप पूछेगा कि क्या किए, तो कहेगा कि नेताजी उठिए, चलिए ना, आप क्या किए हैं, ठीक है, और आपको क्या कर दिया जाएगा, नजर बंद कर दिया जाएगा, अर्थात नहीं आप जनता के सामने आ सकते हैं, नहीं न्यायालय के सामने जा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्तमान का रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है ना, रॉलेट एक्ट आई थी ना 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, समझ में आ रही बात, अमृतसर में, तो उस समय क्यों हो गई थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी, इतना तो आपको पता ही होगा। उसे काला कानून गांधी जी ने कहा था रॉलेट एक्ट को। तो आज के समय में यही क्या है, आपका काला कानून है, बिना वारंट दिखाए हुए क्या करेगा, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगा। तो लिख लीजिए, इसमें पुलिस बिना वारंट या बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर सकती है, समझ में आ रही है, गिरफ्तार कर सकती है। अर्थात यह गिरफ्तार क्यों करती है कि आपके रहने से क्या होगा, हो सकती है कि दंगा हो जाए, जिसके डर से पुलिस क्या करती है, आपको गिरफ्तार कर लेती है, समझ में आया। इसीलिए मेरे भाइयों से नम्र निवेदन है कि नेताजी के साथ जाएं। तो नेताजी तो चांसलर करिए रहे हैं, आपका हेड बने हुए हैं रैली का, ठीक है, नेताजी के साथ यदि रैली में कोई हमारे भाई जाता है, ठीक है, तो आराम से शांत रहे, हिंसा मत करो, हिंसा करिएगा तो पुलिस थूड़ देगा। तो रैली में जाने वाला को समझ में आता होगा जब थुड़ाता होगा, इससे बेचारा सोचता होगा ना कि हम घरे कितना बढ़िया बैठ करके और पॉलिटी का क्लास ले लिए होते, समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं करना है, रैली करिए, अपना मांग को रखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप मांग को अच्छा से रखिएगा तो पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट आपकी सुनेगी। लेकिन आप थोड़ा सा हुड़दंगी करिएगा तो उस हुड़दंगी के कारण क्या हो जाइएगा, पिटा जाइएगा, समझ में आ रही है बात। तो हुड़दंगी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है, अहिंसावादी बनना है, हिंसावादी नहीं बनना है। पुलिस तो चाहता है कि तुम हिंसा करो कि तुमको थूड़े, समझ में आई बात। दरोगा जी के पास जाइएगा तो दरोगा जी तो ऑलरेडी कहेंगे कि मैं पावरफुल हूँ, नामे है हमारा दरोगा। अब दरोगा के पास जा करके कोई उससे क्या करेगा, अब शब्द बात करेगा तो दरोगा जी कंफर्म थूड़ देगा। आपको इतना बात बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं, सीआरपीसी आईपीसी क्या होता है इसके तहत आपको जानकारी है, तो आप जाइएगा जहाँ, ठीक है, जाना होगा, समझ में आई बात। दरोगा जी से उलझने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा शिक्षित बनिए, जो पावरफुल है, अब पावर तो अपना यूज करेगा ही, चाहे सही करे यूज चाहे गलत यूज करे, समझ में आई बात। तो हम लोग क्या है, हम लोग विद्यार्थी है, हम भी विद्यार्थी है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए बात को। जो सब कुछ सीखते रहता है हमेशा तो सीखना ही, वह तो विद्यार्थी ही कहलाएगा,
ठीक है, पढ़ाई का कभी अंत थोड़ी होती, इसीलिए हमने बोला कि हम भी विद्यार्थी है, समझ में आई। चलिए खैर, लेकिन इसमें नजर बंद कर दिया जाता है, इसमें पुलिस बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर सकती है। और यह वर्तमान में रॉलेट एक्ट के तहत जाना जाता है, रॉलेट एक्ट के तहत जाना जाता है, रॉलेट एक्ट के तहत जाना जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था? बिना दलील, बिना वकील, बिना कारण बताए हुए अंग्रेज वाला आता था और गिरफ्तार करके चल जाता था, यही तो रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो लेकिन इसमें नजरबंद कर दिया जाता है, पुलिस बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर सकती है, और यह वर्तमान में रॉलेट एक्ट के तहत जाना जाता है। पहला बार डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन जो है कब आया था? तो यह 1951 में आया था, लिख लीजिए। पहली बार इसका प्रयोग 1951 में हुआ, 1951 में हुआ, 1951 में क्या हुआ, कोई दिक्कत? पहली बार इसका प्रयोग 1951 में हुआ। मिटा दे इसको, समझ में आ रही है बात? चलिए बना रहिएगा। उसके बाद में 1951 के बाद मीसा कानून आता है कि मीसा क्या था। मीसा के बाद टाडा आता है, पोटा आता है, अस्पा क्या है, एनएसए क्या है। तो चलिए बताता हूं यह सब है क्या, कब एनएसए लगता है। कोई बड़ा क्राइम कर दीजिएगा तब जाकर के आपको रासुका लगता है, समझ में आ रही है बात। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यह कब लगती है से समझाते हैं, अभी ध्यान से समझते चलिएगा। 1951 के बाद अब आता है 1971 में। इसके लिए लिख लीजिए, किसके लिए? तो पुनेटिव डिटेंशन के लिए, दंडात्मक निवारक निरोध के लिए, निवारक निरोध के लिए 1971 में मीसा कानून आता है। मीसा बोले तो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, लिख लीजिए। निवारक निरोध के लिए 1971 में मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आता है। लेकिन दुरुपयोग के कारण 1978 में समाप्त कर दिया गया, 1978 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1978 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यही निवारक निरोध के लिए कि अर्थात जो है गिरफ्तारी करेंगे तो किस तरह से गिरफ्तारी करेंगे? कोई बेचारे तो वह हुड़दंग तो किया नहीं है, केवल इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाता है कि लग रहा है कि इसके होने से क्या होगा, कोई बड़ा भौचाल आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है? इसको गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है 22 में, तो इसको संरक्षण देने के लिए मीसा कानून को लाया गया, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसका दुरुपयोग हो गया, सुरक्षा छोड़िए ना, दुरुपयोग कर दिया गया। तो कहा गया कि देखो यह कानून ठीक ठाक नहीं काम किया, इसको क्या करो, बंद कर दो। और 1978 में समाप्त हो गया यह कानून, कंप्लीटली इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके आधार पर फिर ला दिया गया, मीसा के बाद टाडा ला दिया गया, ठीक है। तो लिख लीजिए टाडा कब लाया गया, तो ध्यान से समझते चलिएगा। टाडा, ठीक है, टाडा। इसके बाद टाडा को लाया गया। टाडा बोले तो टेररिज्म एक्टिविटी डिटेक्टिव एक्ट, लिख लो। टेररिज्म एक्टिविटीज डिडक्टिव, ऐसे लिखो, डिडक्टिव एक्ट। एक बच्चा कहा था ना, एक वो बता रहे थे कि यहाँ पर सर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ए होगा। समझ में आई बात? एक ऐसा सुनो, एक सर जी को बेचारा एक बच्चा बोला कि गुड मॉर्निंग सर, लिख दिया गुड मॉर्निंग इस तरह से, गुड मॉर्निंग। तो सर जी इंग्लिश के थे, कहे कि बाबू पहला लेटर स्मॉल नहीं होता है, कैपिटल होता है। तो इस सब पर ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद टाडा कानून को लाया गया। कब लाया गया? तो लिख लीजिए। इसके बाद टाडा कानून 1985 में लाया गया, 1985। इसके बाद टाडा कानून को लाया गया और यह आतंकवादी पे लगाया जाता था,
आतंकवादी पे लगाया जाता था। ठीक है, आतंकवादी पर क्या किया जाता था? लगाया जाता था। इसमें कहा गया कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य माना जाएगा। समझ में आ रही है बात कि पुलिस के सामने जो गवाही दे रहा है व्यक्ति वह क्या होगा? साक्ष्य माना जाएगा। तो अब सवाल उठती है कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही जो है ना वह साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यह तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहा था। कोई दिक्कत? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, तो आर्टिकल 21 का क्या था? तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। और 20 था दोष सिद्ध से संरक्षण। समझ में आई बात? दोष सिद्ध से संरक्षण अर्थात एक सजा के लिए एक दोष मिलेगी। समझ में आई बात? एक सजा के लिए एक दोष मिलेगी। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है, तो कहने का अर्थ है कि हम अपनी प्राण को बचाने के लिए क्या किए हैं? पुलिस के सामने झूठ बोल दिए। अर्थात सीधा सीधी बात यह बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाएगा। अर्थात सीधा सीधी बात बोला जाए तो पुलिस हमको क्या करेगी? डरा करके, धमका करके, हो सकता है कि पिस्टल दरोगा जी रख दिए यहाँ पे और कहें कि बताओ तुमने यह कांड किया है कि नहीं। तो क्या करेंगे? हम अपना जान थोड़ी गंवाएंगे, बिल्कुल कहेंगे कि हमने किया है। तो यह कानून का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। ठीक है, यह कानून का दुरुपयोग हो गया कि किसी को आतंकवादी तो इससे तो आप बना दीजिएगा, मान के चलिए वह काम किया चाहे नहीं किया, और पुलिस कहेंगे क्या? पुलिस जो है वह कहेंगे कि बताओ कि तुमने किया है कि नहीं। तो आप कहिएगा कि नहीं, तो पुलिस निठुरेंगे। इसलिए वह बेचारा डर से कह देगा कि हाँ आतंकवादी हम ही है। तो इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण जो है ना 16 मई 1995 को कंप्लीटली इसको समाप्त कर दिया गया। 10 साल बाद समाप्त हुई। अब समझ जाइए इसके बीच में जो फंसा होगा उसके साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, न्यायालय में यदि जज साहब पूछे कि बताओ तुमने कांड किया है, तो सीधा कहिएगा कि महोदय हमने कांड नहीं किया है। तो जज साहब बोलेंगे कि तुमने पुलिस के सामने तो गवाही दिया है, तो बताइएगा कि पुलिस वाला हमको बहुत मार रहा था, जिसके डर के कारण जो है ना हम क्या किए हैं? गवाही दे दिए हैं ना कि ऐसा हमने किया है। ठीक है, समझ में आई बात? तब जज साहब क्या करेंगे? पुलिस को फटकार लगाएंगे कि आप सजा देने वाले कौन होते हैं? सजा देने का काम न्यायालय का होता है। पुलिस का काम होता है पूछताछ करके जानकारी को इकट्ठा करना और जज के सामने पेश करना केस डायरी के माध्यम से। और यही केस डायरी क्या बनेगा? चार्जशीट बनेगा। बताए तो थे पीछे केस डायरी। पुलिस को देखिएगा ना तो कोई जो है ना बड़े व्यक्ति वह क्या कर देते हैं? घूस दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, जिसमें वह बेचारे चार्जशीट को क्या कर देता है? केस डायरी में जो भी बातें लिखता है ना वह एकदम आसान लिख देता है। कोई उतना अटपटा लिखेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम आसान लिखेगा कि यह जो है मीडियम था, ऐसा था, मिलेगा आपको। मान के चलिए किसी का मर्डर कर दिया तो दरोगा जी के पैसा दे दिया। ठीक है, दरोगा जी खा लिए, और जब दरोगा जी खा लिए ना तो लिख देंगे कि एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो गई है। बोलो, समझ में आई बात? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मुझे आशा है समझ में आई बात कि भारत जो है वह विकासशील देशों में शामिल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए बात को। चलिए, ये तो बात की बात है। पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य माना जाएगा। यह कानून किसके तहत? तो टाडा के तहत कहा गया। और इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होने लगा। लिख लीजिए, सर्वाधिक दुरुपयोग के कारण सर्वाधिक दुरुपयोग के कारण, प्रयोग मत लिख दीजिएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। सर्वाधिक दुरुपयोग के कारण इस कानून को, इस एक्ट लिखो या कानून को 16 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। समझ में आई बात? 16 मई 1995 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, मिटा दे। अब इसके बाद जो है ना तो कहा गया कि जो आतंकवादी है उसको पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी। ठीक है, कैसे गिरफ्तार करेगी? तो टाडा के बाद लाया गया पोटा नहीं बोल रहे, पोटा कानून को लाया गया। लिख लीजिए, पोटा कानून को कब लाया गया? उस ऊपर वाला मिटा दें। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या किया गया? पोटा को लाया गया। पोटा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट होता है। पोटा लिख लीजिए, पोटा लिख लिए। चलिए, अब मैं बताता हूं कि पोटा में क्या कहा गया। ठीक है, उसके बाद टाडा के बाद पोटा को लाया गया। टाडा के बाद
टाडा के बाद पोटा, पोटा बोले तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसमें क्या कहा गया सुनो, टाडा के बाद पोटा को कब लाया गया, तो यह जो है 2001 में लाया गया और 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो लिख लीजिए टाडा के बाद पोटा को 2001 में लाई गई, लेकिन सर्वाधिक दुरुपयोग के कारण, सर्वाधिक दुरुपयोग के कारण 2004 में इसे भी समाप्त कर दिया गया, इसे भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया। अब सुनो पोटा में क्या था, इसमें टाडा में तो वही था कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य माना जाएगा, और फिर से टाडा को हटा करके दुरुपयोग हो गया तो पोटा को लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अब यह लाया गया ना, तो कहा गया कि ना ठीक था टाडा और इसका भी दुरुपयोग हो गया। यह भी क्या कहा गया कि आतंकवादी पर लगाया गया आरोप जो है ना वह साक्ष्य माना जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हुआ, इसका भी सर्वाधिक दुरुपयोग किया, जिसके चलते 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। कोई दिक्कत। उसके बाद होता है एनएसए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसी को बोला जाता है रासुका, ठीक है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है, ठीक है, रासुका। समझ में आ रही है बात, रासुका, ठीक है। यह कब लाया गया, तो यह जो है 1980 में लाया गया और अभी तक यह क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रही है। वर्तमान में यह सबसे घातक कानून है, ठीक है, घातक कानून है। और इसमें पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है, एनकाउंटर भी कर सकती है, एनकाउंटर भी कर सकती है। इसको मिटा दे नीचे वाला को, एनकाउंटर भी क्या कर सकती है, कर सकती है। बात समझ में आई। अब सुनो, एनकाउंटर क्यों करेगी, जैसे मान के चलिए कि आपने जो है ना देश के खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपके कारण देश की बर्बादी हो रही है आपके रहने से। समझ में आ रही है बात। अर्थात अब भारत देश को बढ़ाने के बजाय क्या कर रहे हैं, इसके विकास करने के बजाय आप गलत गलत बातों को बोल रहे हैं, जनता में भ्रम को फैला रहे हैं, ठीक है, जनता में भ्रम को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। समझ में आई बात। कुछ ऐसा आप कह दे रहे हैं रिपोर्टिंग करते समय जो है ना कि यह नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप जो है भ्रम फैला दिए देश में, पूरी तरह से भ्रम जब फैला दिए, ठीक है, तो कब क्या हो जाती है, आपके ऊपर एनएसए लग जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है कि आपके रहने के कारण क्या हो रही है, समाज नीचे जा रही है, आपके रहने के कारण देश नीचे जा रही है और आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जांच पड़ताल चलती है कि क्या एनएसए लगाया गया आपके ऊपर साक्ष्य है कि नहीं है, ठीक है, सही है कि नहीं है। यदि एनएसए सही नहीं है आपके ऊपर लगा हुआ तो क्या करेगी कोर्ट जो है ना, कोर्ट जो है आपको क्या करेगी, बेल दे देगी और कहेगी कि कोर्ट के द्वारा यह लगाया गया फैसला जो है ना वह गलत था, अर्थात आपको क्या हुआ है, आत्मसमर्पण को ठेस पहुंचा है, इसलिए जो है कोर्ट आपसे क्षमा यार्थी है। समझ में आ रही है बात। तो आपके ऊपर यदि एनएसए लागू हो गया, ठीक है, लागू हो गया तो क्या होगी, उसको जांच पड़ताल सबसे पहले किया जाएगा और तब जाकर के एनएसए लागू होगी ना तो कहा जाएगा कि हाँ यह एनएसए के लायक था, ठीक है। तो एनएसए कब लगती है, यदि आपके रहने से समाज नीचे जा रही है, कोई दिक्कत, देश का विकास नहीं हो रहा, अर्थात देश के बारे में आप अपशब्द बातें को हरदम बोल रहे हैं, तब क्या करेगा, एनएसए लगा देगा। समझ में आई। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। समझ में आई। चलिए, एनएसए के बाद अगला आता है आपका आस्फा, एएफएस, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, लिख लीजिए एएफएसपीए, आस्फा। इसमें क्या हुआ,
ऐसे करके लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे लिखना है। ASPA आर्मल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्मल आर्मल फोर्सेस फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसमें क्या था? तो आर्मल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके तहत था ना कि आर्मी वाले जितने सारे हमारे भाई जवान है वह क्या कर सकते, किसी से तलाशी ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं इसके कानून के तहत। ठीक है, तो अच्छा ना है कि मान के चलिए कि आर्मी वाले को लग रहा है कि यहाँ पे खतरा है, तो अपना क्या करेंगे, सुरक्षा करने के लिए उस जगह को, उस क्षेत्र को अपना कानून लगा देंगे कि इसमें क्या है, प्रवेश कि नो एंट्री है, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे कि आप बीआरसी के तरफ चले जाइए, बीआरसी के तरफ यदि आपसे क्या है, उसको दिक्कत है, हो सकता है कि आप वहां पर जा रहे हैं और आप जो है ना मिले हुए हैं किसी दूसरे से, इसीलिए लिख देता है कि प्रवेश निषेध। समझ में आई बात? आप वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात प्रवेश करिएगा तो आपको थूर देगा पुलिस वाला, कोई दिक्कत। आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, घूमने की आजादी है, तो यह 34 के तहत कह देगा ना। 34 में बताया गया है कि कहां जहां जहां चाहेगी तो यह आर्मी फोर्सेस जो है ना अपना स्पेशल क्या कर सकती है, रूल को लागू कर सकती है। तो वह रूल को लागू किया हुआ है बीआरसी में। और यदि आप चले जाइएगा कि नहीं हमको घूमना है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो कहेगा ना कि तुमको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आर्टिकल 34 के तहत हमें थूरने की आजादी है। समझ में आई बात? खैर, तो ऐसा नहीं करना है। आर्मल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यह क्या है, तो इसके तहत आर्मी के व्यक्ति या आर्मी मैन किसी क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र बना सकते हैं। सैन्य मतलब सैनिक का क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। इसी के तहत जो है ना आपसे पूछताछ कर सकते हैं। इसके तहत यह किसी से पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, पूछताछ क्या कर सकते हैं ASPA के कारण। ठीक है, आर्मल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, समझ में आई बात? इसको मिटा दे। चलिए, अब आता है कि बेल क्या होता है और पेरोल क्या होता है, यह बात को बता दे। चलिए, इसको मिटा दे। समझ में आ रही है बात? अब बेल और पेरोल क्या होता है, यह बात को बता दे कि बेल क्या होता है और पेरोल क्या होता है। चार्जशीट वगैरह के बारे में फिर बताएंगे, ध्यान से समझते चलिए। यह बात सबको जानना जरूरी है, इसीलिए बात को बता रहे हैं। चलिए, अब क्या बताएं, तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए, ऐसे लगाओ, बेल। ठीक है, बेल मतलब घंटी की बात नहीं कर रहे हैं, यह बेल। ठीक है, एवं पेरोल। सुनो, बेल और पेरोल क्या होता है। बेल बोले तो इसमें होता क्या है कि वकील के कहने पर जज साहब आपको क्या कर सकते हैं, जज साहब आपको बेल दे सकते हैं। जैसे कि आपने कोई दंड किया, ठीक है, तो दंड किया तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए क्या करिएगा, तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पहला बात कि आप तो वकील रखिएगा, यस और नो। छी, 1 मिनट बना रहिएगा, हम इंक डाल रहे थे और देखो कि पूरा हाथ पे लग गया। ठीक है, आप लोग को सोचे कि बताते चलते हैं, साथ में बोलते भी चलेंगे और उसके बाद इंक भी डाल लेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए ध्यान से बना रहिएगा। 1 मिनट, ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा। मार्कर ठीक नहीं ना चल रहा था, इसीलिए हम सोचे कि इंक डाल लेता हूं। समझ में आई? चलिए, तो क्या कहा गया सुनो, 1 मिनट बना रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर हाथ पे गिर जाएगा। ठीक है, चलो। उजला शर्ट है, पिचकारी मार रही है जी। ठीक है, खैर होली का दिन है तो अपने से होली थोड़ी खेलेंगे। समझ में आई बात? अपने से होली नहीं खेलना है और किसी के साथ भी नहीं खेलना है। बेरोजगार के लिए होली, दीपावली, दशहरा नहीं होता है, केवल सिलेक्शन वाली बात होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक बार की बात बताएं
एक बार की बात है कि हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर सैड स्टोरी लगाया इसलिए कि दोस्त हमसे पूछेगा कि तुम इतना सैड क्यों रहते हो, तो बाद में रिप्लाई दोस्त देता है कि सेंड टू मी, मतलब हमारे पास भेजो। हमको लगा कि यहाँ पर प्राणी जो है ना हमसे भी क्या है ज़्यादा दुखी है। समझ में आ रही है बात? तो खैर ये सब बात की बात है। खैर चलिए, बेल बेल एवं पेरोल। बेल क्या होता है? इसमें वकील के कहने पर जज साहब अपराधी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ सकते हैं, अपराधी को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा गया है। जज साहब को लगेगा ना कि यह छोड़ना चाहिए, ठीक है, निर्दोष साबित अपने आप को करेगा, इसको छोड़ना चाहिए, तो जज साहब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं कर छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको गवाह या प्लस मत लिखो, गवाह या कुछ राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, अब गवाही या तो दिलाइए व्यक्ति से कि ना यह जो कांड किया है गलत है, मैं वादा करता हूं कि जज साहब जो है यह कांड जो है ना किए नहीं है, लेकिन इन्हें फंसाया गया है। ठीक है, तो वकील साहब कहेंगे कि जज साहब देखिए यह बिल्कुल जो है ना निर्दोष है, इसे क्या करिए, छोड़ा जाए, और उसके बाद में इसके ऊपर जांच किया जाए कि सही में यह निर्दोष है कि नहीं। यह जो है छूट जाएगा तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ ऐसा करेगा, तो जज साहब को लगेगा कि ना ठीक कह रहा है, तो कुछ दिन के लिए क्या करेंगे, बेल दे देंगे। ठीक है, बेल दे देंगे। समझ में आई बात? और यह पूरी तरह से पता चल जाएगा ना कि आप कंप्लीटली निर्दोष है, तो हमेशा के लिए बेल दे देंगे, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझते चलो, आपको गवाह या कुछ राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, गवाह थोड़ी रखना पड़ेगा, गवाही दिलाने के लिए व्यक्ति को लाना पड़ेगा कि ना यह जो है ना निर्दोष है। ठीक है, और पेरोल के तहत क्या होता है, तो सुनो, पेरोल के तहत होता है कि जैसे मान के चलिए आप टीचर हैं और बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और हो सकता है कि आपके कारण समाज नीचे जा रही है और शिक्षा बढ़ रही है, तो सरकार आपको क्या करेगी, साथ में फोर्स को भेजेगी आपके साथ और कहेगी कि आप पढ़ाइए और उसके बाद में फिर यहाँ चल आइए। जैसे कि एक बात बताएं कि आप सुने होंगे कि एक कांड था कुली। ठीक है, वह क्या करता था, ट्रेन पर से जो भी सामान उतारता था उसको क्या करता था, लेकर के जाता था। कुली का काम यही होता है। अब सुनो, जज साहब के सामने जाकर के कहता है ना कि जज साहब हमको क्या है, हमको जो है ना प्राण की खतरा है, हमको शरीर का खतरा है। समझ में आ रही है? शरीर का खतरा है कि हमको इससे लगता है ना कि डर है कहीं मर्डर मत कर दे। ठीक है, तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, तुमको मर्डर का डर है ना, तो हम क्या करते हैं, फोर्स दे देते हैं। ठीक है, उसके जांच पड़ताल पहले करेंगे, ऐसा थोड़ी कि फोर्स दे देंगे। अब समझ जाओ कि कुली के साथ दुद्दू को फोर्स चल रहा है, उस सामान ऐसे उठा करके चल रहा है कि किधर चलना है, और उसके साथ फोर्स चल रहा है। समझ में आ रही है? तो धन्य हो बाबा भीमराव अंबेडकर कि एक कुली के साथ इतना पावरफुल वाला व्यवहार किए हुए हैं आप। ठीक है, धन्य है हमारे संविधान और धन्य है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, समझ में आई बात? आपको उस दिन बुझाएगा ना कि कोर्ट के बाहर आप ऐसे ताकिएगा और उसके बाद में कहिएगा ना कि धन्य है भीमराव अंबेडकर। सॉरी, बना रहिएगा। चलिए, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अभी अंधेरा हो गया होगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, लाइन चली गई थी। समझ में आई बात? इस दोनों वीडियो को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या बोले थे, अभी जस्ट 2 मिनट पहले की बात, 2 मिनट तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, 10 सेकंड पहले की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेल और एवं पेरोल की बात कर रहे थे। बेल में क्या था, तो बेल में था कि इसमें वकील के कहने पर जज साहब अपराधी को छोड़ सकते हैं और आपको गवाह या कुछ राशि देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? अपराधी को क्यों छोड़ेंगे, तो अपराधी को इसलिए छोड़ेंगे कि ताकि जो है वह अपने अपराध किया है कि नहीं किया है, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसके छोड़ देंगे। और यदि आप कंप्लीटली निर्दोष साबित हो जाते हैं न्यायालय में, तो जज साहब आपको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में पेरोल में क्या बता रहे थे कि यदि मान के चलिए आप टीचर वगैरह है और किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आपसे क्या हो रही है, समाज नीचे जा रही है। समझ में आ रही है बात? आपको नहीं रहने से समाज नीचे जा रही है, तो आपको जज साहब क्या करेंगे,
पुलिस फोर्स के साथ भेज करके और आपको कहेंगे कि जाइए समाज को ऊपर उठाइए और उसके बाद में जो है ना पढ़ा लिखा करके आप चलाइएगा घर पर, ठीक है। या इसके तहत यह भी कहा जा सकता है ना कि इसमें दोषी को क्या किया जाता है, बरी किया जाता है, बरी किया जाता है सुधरने के लिए, और अपने आप को क्या करता है, वह दोषी जो है सुधारता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसको पेरोल पेरोल के तहत क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में संजय दत्त को देख लीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके तहत दोषी को सुधारने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन साथ में पुलिस रहती है। अब सुनो बात को ध्यान से। पेरोल के तहत जैसे कि मान के चलिए आप 2-4 मर्डर कर दिए हैं, ठीक है, 2-4 मर्डर कर दिए और आपको सजा हो गई है। आप 14 साल 18 साल क्या किए हैं, सजा को झेल लिए हैं, ठीक है, सजा को झेल लिए हैं। अब कोई कहता है ना कि बूढ़ा हो जाने के बाद उम्र कैद को जो है ना वह कहता है कि नहीं चले जाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। 14 साल के बाद जो है ना न्यायालय फिर से क्या करती है, तो न्यायालय जो है ना फिर से आपके ऊपर सोचती है कि हो सकता है कि अब तक जो है ना यह सुधर गया हो, लेकिन आपको सुधरने लायक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। आप नहीं सुधरे होंगे तो 14 साल बाद भी क्या होगा, सजा को बढ़ा देगा। समझ में आ रही है बात। तो जो है ना आपका किया गया उम्र कैद की सजा, तो उसको उम्र कैद भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि 14 साल पर आपको छोड़ दे। 14 साल पर इसलिए छोड़ देगा कि आप 14 साल पहले जेल में गए हैं, ठीक है, तो आपका जितने सारे दोस्त है, संगतिया दोस्त जितने सारे हैं वह क्या हो सकते हैं कि आपसे अलग हो गए हो और आप जो है सुधर जाए। तो इसीलिए जो है ना पेरोल के तहत जज साहब पुलिस के साथ छोड़ते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा ना कि आपको छोड़ दिया, आप जाइएगा छुट्टा कहिएगा कि अच्छा 3 गो ना मर्डर कैले थे, अब बचिए क्या गए हैं 3 गो और कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए जज साहब क्या करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन पुलिस के साथ छोड़ते हैं कि तुम सुधरा कि नहीं सुधरा, और उसके बाद में फिर यदि नहीं सुधरेगा तो बुला लेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए संजय दत्त, ठीक है, संजय दत्त फिल्म वाले जी, पेरोल। अब एक नोट में और बात लिख लेना, नोट में एक होता है यूएपीए कानून। यह क्या है, तो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। सुनो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। सुनो, यह गैर कार्यों को रोकने वाला क्या है, यह कानून है। अर्थात आप वैसा काम कर रहे हैं जो नहीं चाहिए करने के लिए, ठीक है, नहीं करने के लिए चाहिए, तो यह क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट के तहत आपको बंद कराया जाता है उस कार्य को, और उसके बाद जो है ना आपको सजा हो जाएगी, ठीक है। तो गैर कार्यों को रोकने वाला यह अधिनियम है, ठीक है। तो गैर कार्य को रोकने वाला कानून, ठीक है, गैर कार्यों को रोकने वाला कानून क्या है, तो यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए बिहार। अब बिहार में क्या है, तो बिहार में है आपका शराब चालू है कि बंद है मैं नहीं जानता हूं, ठीक है, इसको मिटा रहे। तो बिहार में शराब जो है ना आपका बंद है, ऐसा माना जाता है, लेकिन आप भी समझ रहे हैं शराब क्या है, बिहार में बंद है। अब कोई व्यक्ति क्या सोचेगा कि जो चीज की कमी हो जाती है मार्केट में उसकी दाम, आपको भी पता है इकोनॉमिक्स यही कहता है कि जब मार्केट में किसी चीज की कमियां हो जाती है तो अच्छा से बात है कि उसकी दाम जो है बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब शराब की क्या है, मार्केट में कमी है और कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो इसको बनाना क्या कर देगा, बनाना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को पता चली कि जो है ना यहाँ पे शराब बन रहा है, तो इसके तहत क्या होगा, शराब बनाने की अड्डा को सबसे पहले बर्बाद करेगा और उसके बाद में देखेगा कि कौन कौन बना रहा था, ठीक है, कौन कौन बना रहा था, उसको उठा करके पुलिस ले जाएगी। तो इसी लॉ के तहत जो है ना ले जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसी लॉ को क्या करेगी, इसी लॉ के तहत जो है वह ले जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो यही था आपका यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। तो बेल समझ गए, पेरोल समझ गए, यह कानून समझ गए। चलिए अब इसके बाद में अब बताते हैं क्या
चार्जशीट वगैरह के बारे में बता देते हैं, यहीं पर लपेट लेता हूं। आईपीसी धारा, चार्जशीट और सीआरपीसी क्या होता है तो मिटा दें। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा कि केस डायरी क्या होता है। कल तो ऐसे बताए थे थोड़ा सा, लेकिन चलो दोबारा बता देता हूं कि केस डायरी, क्योंकि एक टॉपिक हो जाता है यहां से आईपीसी वगैरह, ठीक है। आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है। 1861 में केस डायरी में जो लिखा गया चार्जशीट की बात आईपीसी के तहत, वह क्या कहता है तो चलो बताता हूं क्या कहता है, ठीक है। आईपीसी की धारा बहुत सारे हैं, 511 है टोटल। अब जो 511 तो रटना नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है कुछ बहुत उसको तो रटना पड़ेगा ही, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप क्या, केस डायरी, केस डायरी, केस डायरी। अब सुनो केस डायरी क्या होता है, तो केस डायरी होता है ना कि दरोगा साहब या पुलिस, ठीक है, घटना स्थल पर क्या करते हैं, डायरी को लेकर के जाते हैं और उसके बाद में जो जो इंफॉर्मेशन उस घटना स्थल से उनको प्राप्त होती है वह इंफॉर्मेशन को इस डायरी में लिख देते हैं। और इसी डायरी से क्या होता है, न्यायालय में जाता है यह डायरी और इससे क्या हो जाती है, चार्जशीट बन जाती है। इसी में बोल रहे थे ना कि यदि दरोगा जी को पैसा दे दोगे ना, अगर ले लेते हैं तब दरोगा जी को पैसा दे दीजिएगा और दरोगा जी खा गए उस पैसा को, तो इसके तहत क्या करेंगे, इस केस डायरी को आसान कर देंगे और चार्जशीट आपके ऊपर कमजोर बनेगा, ठीक है, कमजोर बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए केस डायरी, दरोगा बहुत पावरफुल होता है, ध्यान से समझ लीजिए। एक व्यक्ति जो है ना दरोगा के सामने कहे कि हम नहीं झुकेंगे, ठीक है, पैसा नहीं देंगे, समझ में आई बात। दरोगा जी 500 रुपए मांग कर दिए, कहे कि नहीं दरोगा जी के सामने हम झुकेंगे ही नहीं। अब दरोगा जी ऐसा ना केस डायरी बनाए ना कि चार्जशीट बहुत ही जोरदार बन गया उसके ऊपर, और वह बेचारे को 5 साल की सजा हो गई जी। और 5 साल सजा झेलने के बाद जब वह बाहर आए ना तो दरोगा जी से कह रहे हैं कि देखे हम आपसे जीत गए ना, तो कहें कि जीत कहाँ गए बेचारे, जीत कहाँ गए आप, हमको 500 रुपया मांग रहे थे, 500 रुपया दे देते तो उसी समय समाप्त हो जाती बात, ठीक है। 5 साल आप सजा झेल लिए, समझ में आ रही है बात। तो चलो ये तो बात की बात है, केस डायरी, ठीक है, केस डायरी। इसलिए दरोगा जो है ना पावरफुल होता है, दरोगा से उलझना नहीं है। अभी बता रहे हैं कि क्यों नहीं उलझिएगा यदि दरोगा जी काम नहीं करेंगे तो, ठीक है, बता रहे हैं सबका नियम है, ठीक है मेरे भाई। दरोगा जी से मत उलझना, नहीं तो दरोगा जी कहेंगे कि मैं पावरफुल हूं, ठीक है, और आपको थूर देंगे कन्फर्म। इसीलिए उलझना नहीं है। यदि आप विद्यार्थी है, यदि आपके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो देखो यहां से संविधान जो है ना, किसी को सबसे पहला बात ना है कि पावर नहीं दी है, ठीक है। संविधान पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद पता चलेगा ना कि एक्चुअल में पावर है किसके पास, पता ही नहीं चलेगा पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। ऐसा दरोगा जी मानते हैं कि पावरफुल है। जितने सारे निचले स्तर के होते हैं व्यक्ति, वह अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेबल को देख लीजिए, उससे भी नीचा है ना तो और पावरफुल दिखाएगा, ठीक है। उससे ट्रैफिक पुलिस वाला को देख लेना, थोड़ा सा 10 रुपए पर ही छोड़ देगा, यानी तो बात की बात है। तो केस डायरी सुनिए, इसमें पुलिस घटना स्थल पर जाकर जानकारी इकट्ठा करके, ठीक है, घटना स्थल पर जाकर चार्जशीट या घटना स्थल पर जाकर जो कुछ घटना स्थल पर जाते हैं, ऐसे लिखो। इसमें पुलिस घटना स्थल पर जाते हैं और जो भी जानकारियां प्राप्त होती है उसमें वह लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। यही केस डायरी, अगला लिखो, यही केस डायरी न्यायालय, ठीक है, न्यायालय में जाकर चार्जशीट बन जाती है, ठीक है। चार्जशीट क्या होती है, बन जाती है। और इस चार्जशीट में ऐसे लिखो, इस चार्जशीट में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड
इंडियन पिनल कोड के तहत सजा दी जाती है। ठीक है, इंडियन पिनल कोड के तहत सजा दी जाती है। इंडियन पिनल कोड के तहत क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। इंडियन पिनल कोड के तहत क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। क्योंकि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्योंकि सीआरपीसी में आईपीसी की धारा लिखी गई है। लिखे जो खत तुझे, ठीक है, आईपीसी की क्या किया गया है? धारा को लिखा गया। तो इस साल चार्जशीट में आईपीसी के तहत सजा दी जाती है इंडियन पिनल कोड के तहत, क्योंकि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आईपीसी की धारा लिखी गई है। टोटल कितने आईपीसी धारा है? लिख लीजिए बाबू अगला पॉइंट में। टोटल आईपीसी की 511 धारा है। 511 धारा है। अब उस 511 धारा में हम बताते हैं कि कौन कौन है। तो आईपीसी की धारा में जो चार्जशीट बनती है ना, इसका निर्माण, अच्छा लिख लो, आईपीसी धारा, आईपीसी की शुरुआत 1861 से होती है। 1861 से होती है। एक कॉमन बात बताओ, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या होता है? आईपीसी धारा की बात बोलता है और सीआरपीसी बताता है कि किस तरह से आपको सजा मिलेगी। बात खत्म। जैसे किसी का हत्या कर दिए तो आपको कौन सा आईपीसी के तहत, धारा के तहत जो है ना सजा मिलेगी। ठीक है, आप किसी का सिर फोड़ दिए तो कब मिलेगा सजा? किसके धारा के तहत सजा मिलेगा? समझ में आई? किसी को लेकर के और आप गाड़ी चढ़ा दिए शरीर के ऊपर तो किस धारा के तहत आपको सजा मिलेगी? तो हेडिंग लगाइए आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। मिटा दे इसे। चलिए, और यह इंपॉर्टेंट बात है, सबको जानना जरूरी भी है। तब उसके बाद में पुलिस वाला मुकदमा जो भी हो अच्छा से समझ जाइएगा, और नहीं तो जो दरोगा बनता है ना उसको यह सब बात बताई जाती है। ठीक है, जो भी भाई दरोगा बनेंगे, पुलिस बनेंगे, ये छोटकन पुलिस को पता नहीं रहता है, उसको खुद अपना ही कानून पता नहीं है कि क्या है। समझ में आ रही है बात? दरोगा जी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ऐसा हम थोड़ी उनसे पूछे गए हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि जानते तो जरूर होंगे। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। 511 नहीं बताएंगे, ठीक है, 511 जानना भी नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है उसको तो बताना पड़ेगा। तो हेडिंग लगाइए आईपीसी इंडियन पिनल कोड के कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, अब जैसे देखो, पहला लिखो 34, धारा नंबर 34। टोटल ऐसे लिखा गया होगा 1 से 511 तक। ठीक है, लिख दे बगल में, 1 से लेकर के 511 तक इस तरह से लिखा गया होगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उस बात को लिख रहे हैं। 34 क्या कहता है? तो 34 जो है ना सामूहिक अपराध की बात कहता है। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है ना 2-3 गो मिल करके आपको थूड़ दिया, तो आप चले गए कहाँ पे? तो आप चले गए थाना में एफआईआर लिखाने। कहिएगा कि हमारे जो है ना पड़ोस के रहने वाले यह व्यक्ति जो है 3-4 व्यक्तियों के साथ मिल करके क्या किए हैं, हमको पिटाई कर दिए हैं। ठीक है, तो दरोगा जी क्या करेंगे? केस डायरी लिख लेंगे और घटनास्थल पर आकर के पूछेंगे। ठीक है, यदि घटनास्थल पर आकर के पूछेंगे और वह फरार हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसको फिर से आकर के पूछेंगे। ठीक है, चले जाएंगे, फिर से आकर के पूछेंगे, और बार बार फरार होगा तो यह केस डायरी कहाँ पे जाएगी? यह केस डायरी चल जाएगी कोर्ट में, और यह केस डायरी बन जाएगा चार्जशीट, और दरोगा जी को इन्फॉर्म करेगा कि उसको किसी भी तरह से लाइए पकड़ करके, और नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दरोगा जी कहेंगे कि हमको पकड़ में आएगा तब ना, अब आप बड़ा अपराध कर दिए हैं, कोई दिक्कत, और उसके बाद फरार चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो कोर्ट क्या करेगा? आपके ऊपर जो है ना कुर्की जब्ती का आदेश दे देगा कि जल्दी से जल्दी शामिल हो, कोर्ट में पेश हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर घर के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तुम्हारे बाबूजी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपराधी को देखोगे ना, तो जब पुलिस के पकड़ में नहीं आता है और कुर्की जब्ती जज साहब लिखते हैं कि नहीं, तो आराम से अपने से जाकर के पहुंच जाता है कि जज साहब अपराधी हम ही हैं। ठीक है, तो बाहर देश की कानून और भारत की संविधान, धन्य है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। तो 34 नंबर क्या कहता है? तो 34 नंबर कहता है सामूहिक अपराध। लिख लीजिए सामूहिक अपराध। ठीक है, सामूहिक अपराध। उसके बाद में 34 के बाद 201 लिख लीजिए।
201 क्या होता है, सबूत मिटाना, ठीक है। 201 में क्या कहा गया है, तो 201 में सबूत मिटाने की बात कही गई है। अर्थात आप किसी को मर्डर कर दीजिएगा और मर्डर करके आप करिएगा क्या कि उसके लाशे को खपाने लगिएगा। किसी किसी को देखिएगा कि 3-4 व्यक्ति लेकर के कूट देता है और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके लाश को खपाने लगता है, लाश को लेकर के जगह ठिकाने लगा देगा। तो जब जगह ठिकाने लगा देगा और पुलिस की कहीं भी भनक लग गई और पुलिस पकड़ लिया, तो सबसे पहले 34 लगेगा। एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे धारा लग सकते हैं, यह संविधान में क्लियरली लिखा गया है, ठीक है, कि एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे धारा लग सकती है। अर्थात 34 कई सारे व्यक्ति मिल करके मारा, उसको कंप्लीट खत्म कर दिया तो 302 लग जाएगा। उसके बाद में उसके लाश को खपा करके बाहर भेज दिया, ठीक है, बाहर फेंक दिया तो 201 लग जाएगा, सबूत मिटा रहे थे। समझ में आ रही है बात। तो एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे धारा लगेगा। यदि दरोगा जी अच्छा से पढ़े लिखे हैं तो समझा देंगे, ठीक है। चार्जशीट में ऐसा बनाएंगे, चार्जशीट ना केस डायरी के ऊपर, कि समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको भी बता रहे हैं कि पहले अच्छा से पढ़िए। फर्स्ट फॉलो द रूल एंड गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल, ठीक है। पहले रूल को फॉलो करना है, अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद टॉप पे जानी है और तब जाकर के जो गलत है उसके विरुद्ध क्या करना है, गलत को गलत कहना है, ठीक है। ऐसे अलबलाइएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 201 सबूत मिटाना लिख लीजिए, सबूत मिटाना। समझ में आ रही है बात। सबूत मिटाने की बात कहाँ है, तो 201 आईपीसी की धारा नंबर 201 में क्या है, सबूत मिटाने की चर्चा की गई है। उसके बाद में अगला लिख लो 302, ठीक है। 302 हत्या कर देने पर, हत्या करने पर क्या होता है, तो हत्या करने पर 302 लग जाती है। अर्थात 302 कहने का अर्थ है कि आप किसी व्यक्ति को मारे और मर गया, ठीक है, कंप्लीटली वह समाप्त हो गया, मर गया, तब क्या होगा, आपके ऊपर 302 लग जाएंगे, ठीक है, 302 लगेगा। उसके बाद में 304 धारा नंबर 304, इसमें क्या होता है, गलती से आपको क्या हो गया, किसी का हत्या हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपके ऊपर सजा तो लगेगी। जैसे कि देखिएगा तो ट्रक वगैरह जो है ना, ट्रक वाला या जो भी कोई ड्राइवर हो तो क्या करते हैं ना कि गलती से मार दिए किसी को धक्का, ठीक है, 304 में क्या कर दिए, गलती से मार दिए, ठीक है, और वह बेचारे मर गया। तो मर गया तो उसका ऐसा थोड़ी है कि कोर्ट जो है ना कोई प्रावधान नहीं किया है सजा का। 304 के तहत जो है ना इसको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। आर्टिकल बोल रहे हैं आईपीसी की धारा 304 के तहत। समझ में आई बात। तो लापरवाही से हत्या लिख दो, लापरवाही से हत्या, ठीक है, लापरवाही से हत्या। जैसे अभी जो है ना शादी का मौसम आने वाली है, आज कितना तारीख है, तो आज हमारे ख्याल से 21 मार्च है और 2024 है, ठीक है, 21 मार्च 2024। इसके बाद जो है ना शादी की लगन स्टार्ट होगी, ठीक है, लगन स्टार्ट होगी शादी के लिए। तो इसमें देखिएगा ना कि कोई कोई जो खुशी से क्या करता है ना कि फायरिंग करता है बारात में और किसी को लग गया, तब बताइए। अब देखिए उसको गांव में क्या किया जाता है ना, समझा बुझा करके और पैसा दे करके मामला को शांत कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, कंप्लीटली मिलना चाहिए। क्योंकि आपको थोड़ी संविधान में लिखा गया है कि शादी कर रहे हैं तो उसमें आप गोली चलाइएगा खुशी से, ऐसा तो नहीं लिखा गया है। और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, गोली चलने से। समझ में आ रही है बात। तो 304 लग जाएगा और 302 भी लग जाएगा, ठीक है। हत्या हो गई, हत्या कर दिया और उसके बाद में लापरवाही से हत्या कर दिया, 304। समझ में आई बात। तो ध्यान से समझते चलिए। 304 लापरवाही से हत्या, चला रहे थे ऊपर लग गया किसी और को। हम बताएंगे ना कि जब बुलेट ऊपर जाती है ना, जिस वेलोसिटी से नीचे आएगी और किसी के सर पर लगेगी तो, ठीक है, यह वेलोसिटी बताएंगे। स्किप वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, यह सब फिजिक्स में बताएंगे। ध्यान से समझते चलिए। 302 हत्या करने पर और 304 लापरवाही से हत्या। 307 लिख लीजिए। 307 में क्या हुआ है, तो 307 में जो है ना यह हत्या की क्या किए हैं, प्रयास किए हैं, ठीक है, हत्या की क्या कर दिए हैं, प्रयास किए हैं। अर्थात किसी के सिर के ऊपर मार दिए खटाक से और उसका सिर बेचारा का जो है ना वह फट गया, ठीक है, सिर फट गया और लेकिन बच गया। तो बच गया ना, तो अब देखिए बच गया तो क्या हो गया, हत्या की कोशिश तो कर दिया आप, हत्या की कोशिश 307, हत्या की कोशिश। ध्यान से समझते चलिए। किसी को मारे और वह मर नहीं गया, बच गया, तो 307 लग जाएगा। अब यह जाएगा जज के सामने ना, तो जज साहब के कहेगा कि फलना फलना व्यक्ति जो है ना हमको मारा था, साक्षात गवाह यही है, और जिसको जिसको यह नाम लेगा वह सब का सब फंसेगा। अर्थात 302 से 307 और खतरनाक होता है। समझ में आ रही है बात। तो हत्या की कोशिश, क्योंकि गवाह के तौर पर तो यह मौजूद है,
307। उसके बाद में 309 में क्या कहा गया है, आत्महत्या की कोशिश कही गई है। ठीक है, आप अपने से क्या कर रहे हैं, मरने जा रहे हैं। सॉरी, बना रहिएगा। चलिए, तो हम लोग कहां तक थे पहुंचे हुए। ठीक है, इससे पहले 307 बता दिए थे, अब 309 की बात करते हैं। लाइन आज बहुत जा रही है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, किसी भी हाल में क्या करना है, हमको खोपड़ी में छेद करना है, परीक्षा की खोपड़ी में। ठीक है, अपनी खोपड़ी में नहीं, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे बाहर निकल जाना, उसकी खोपड़ी में छेद करना समस्या का, यह क्या होता है, आर्ट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, तो समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए फिर से रिवीजन करा दे। तो 34 में क्या था, तो सामूहिक अपराध की चर्चा थी। आईपीसी के धारा में 34 में क्या लिखा गया है, तो सामूहिक अपराध अर्थात जो है आप 10 गो या 12 गो या 2 गो 4 गो जितना हो गए, ठीक है, एक साथ मिल करके किसी व्यक्ति को थूर रहे हैं तो सामूहिक अपराध लग जाएगी। 201 सबूत मिटाना, किसी को मार दिए और मार करके उसकी लाश को क्या कर रहे हैं, खपा रहे हैं। खपाने का मतलब होता है कि उसको ऐसा जगह फेंक रहे हैं लाश को कि ताकि पुलिस को पता नहीं चले, तो सबूत मिटा रहे हैं, तो 201 लग जाएगा। 302 लग जाएगा हत्या करने पर। ठीक है, हत्या करने पर किसी को मारे और मर गया तो 302 लग जाएगा। 304 लापरवाही से हत्या, जैसे कि गाड़ी वगैरह चला रहे हैं और किसी को एक्सीडेंट कर गए, ठीक है, एक्सीडेंट कर दिए, धक्का मार दिए, ठीक है, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 304 लग जाएगा, लापरवाही से हत्या। 307 हत्या की कोशिश, झगड़ा लड़ाई आप कर रहे हैं और झगड़ा लड़ाई में क्या कर दिए, उस व्यक्ति को मार दिया सिर के ऊपर। ठीक है, सिर के ऊपर मारे और खून निकला कि 300 क्या लग जाएगा, 7 लग जाएगा। हत्या की कोशिश आप क्या कर दिए, यदि ब्लड निकल गया, ध्यान से समझो बात को, ब्लड निकला कि 307 लगेगा। समझ में आ रही है बात, सिर पर थोड़ा सा चोट लगेगा, ब्लड निकल जाएगी और 307 लग जाएगा। ठीक है, 309 में क्या कहा गया है, तो 309 में जो है ना आत्महत्या की कोशिश। ठीक है, आत्महत्या की कोशिश। ठीक है, आत्महत्या की कोशिश, समझ में आ रही है बात, आत्महत्या की कोशिश अर्थात आप अपने स्वप्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है, अर्थात आप जी सकते हैं, संविधान आपको जीने की आजादी दिया है और जीने में मरने की आजादी नहीं दिया गया है। पंजाबवाद और ज्ञान कौर में केस में यही तो कहा गया, पंजाबवाद वर्सेज ज्ञान कौर। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, नोट में लिखते चलो, पंजाबवाद वर्सेज ज्ञान कौर केस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया ना कि व्यक्ति को जीने के साथ में मरने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रही है बात, मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मरने का अधिकार नहीं है, यहां पर इसलिए लिखा दिया ना कि ताकि आपको पता चले। आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं, आप कहिएगा कि हमारा शरीर मरे चाहे जिए, तो ऐसा संविधान आपको नहीं दिया है। ठीक है, आप जी सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को देखिएगा ना कि जहर वगैरह खा लेता है तो मर जाता है, और मर जाता है तो लाश को खपाता है, तो पुलिस पकड़ लेती है तो कहता है कि सुनो, पहला बात कि आप सबूत मिटा रहे थे, 201 लग जाएगा। उसके बाद में हत्या हो गई है, 302 लग जाएगा। और 309 आत्महत्या किया, क्या कर लिया है, कोशिश कर लिया, आत्महत्या किया और बेचारा मर गया। अब सुनो, अब मर जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिए बात को। अब जो उसके संपर्क में है तो उसको पूछेगा कि बताओ ये आत्महत्या जो है क्यों कर रहा था, और यदि बचा हुआ है तो इससे पूछेगा कि तुम बताओ कि आत्महत्या की कोशिश क्यों कर रहा था, आत्महत्या जो है क्यों कर रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो है ना, ऐसा एक्चुअल में देखने को मिलता है। प्लीज हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है महिलाओं एवं मेरे भाइयों से कि आत्महत्या न करें। ठीक है, आत्महत्या न करें। ठीक है, जीने की संविधान आजादी दिया है, जी अच्छा से जियो, लाइफ को खुश रखो, कोई दिक्कत, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। यदि जिंदगी है तो समस्या आना ही आना है। समझ में आ रही बात, तो समस्याओं के नीचे हम लोग को नहीं दबना है, उसको दबा करके बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो आत्महत्या की कोशिश कभी मत करना, कोई भी भाई हो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बात सुने हो ना, तो आत्महत्या तो कोई कंटिनेंट, मतलब आत्महत्या की कोई बातें नहीं बनती है। समझ में आ रही है, तो पंजाबवाद वर्सेज ज्ञान कौर केस में यही तो कहा गया कि व्यक्ति को जीने के साथ में मरने का अधिकार नहीं है। आप जी सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते। यदि मान के चलिए कोई कोशिश कर रहा है और बच गया तो आकर के पुलिस पूछेगा कि बताओ तुम आत्महत्या क्यों कर रहा था या क्यों कर रही थी, तो जिसका जिसका नाम लेगा वह सब का सब फंसेगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद में 309 के बाद 310 लिखो। 310 में क्या है, ठग करने पर, ठीक है, ठगने पर, ठग करने पर, ठग करने पर, ठीक है, ठग करने पर, अर्थात आप किसी व्यक्ति को ठग रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि देखो होता है ना कि अगर ऐसा एक्चुअल में देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं ऐसा होती है ना, मतलब कि दिमाग से खत्म, कि वह अपने सोना का गहना पहन करके जाएगी बाजार और कुछ महिलाएं उसको मिल जाएगी, ठीक है, और कहेगी कि लो यह गहना तुमसे भारी है और तुम अपना गहना उतार करके दे दो, अर्थात ठग रही है। तो ठगने पर क्या हो जाएगा, 310 लग जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी तो 310 लगेगा। और 311 कब लगती है, ठगी कर लिया, ठगी कर चुका है, ठीक है, ठगी कर चुका है, समझ में आ रही है बात, ठगी कर चुका है, ठग करने पर 310, अर्थात जो है ना ठगते हुए पकड़ा गई तो 310 लग जाएगा। कभी कभी देखिएगा ना तो कोई कोई तेज होती है महिला जी, अगर ऐसा करता है तो कहता कि चल चल देते हैं और पुलिस के पास लेकर के चल जाती है, तो बेचारी पकड़ा जाती है ठग करने पर। और नहीं तो यदि मान के चलिए ले लिया, ठग करके चल गए, आप कहिएगा अरे बाप हमारी गहना तो लेकर के चला गया, यह जो है ना रोल गोल दे करके चला गया, समझ में आई बात। और जाइएगा पुलिस के पास ना तो यही धारा लगा देगा 311, ठगी कर चुका है, ठीक है, ठगी कर चुका, अब उसको खोजते रहेगा पुलिस, समझ में आई बात। 312 में गर्भपात करना, ठीक है, गर्भपात करना, गर्भपात करना 312, समझ में आ रही है। जैसे कि मान के चलो कुछ ऐसे होती है महिलाएं जो गर्भ में ही क्या करती है, जान जाती है ना कि, ठीक है, गर्भ में ही क्या करती है, जान जाती है कि हमारी गर्भ में पड़ रहा जो बच्चा है वह लड़की है, तो लड़की को क्या करता है, सब गर्भे में मार देती है, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, 312 लग जाएगा, गर्भपात करना। एक केस लिख लीजिए नोट में बात डाल करके, विजय शर्मा केस, ठीक है, विजय केलकर समिति नहीं बोले, जीएसटी था जी, ठीक है, तो विजय शर्मा केस, विजय शर्मा केस, यह कब का था, 2008 का है, ठीक है। विजय शर्मा केस में क्या कहा गया, तो इसमें गर्भपात करने पर जो सजा मिलेगी उसकी प्रावधान किया गया है। गर्भपात करने पर सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। बगल में केस को क्यों लिख रहा है कि ताकि आपको पता चले कि विजय शर्मा केस में क्या कहा गया। तो गर्भपात करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। 312, 315 धारा जो है 315 कब लगता है, तो 315 लगता है आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित करते हो, अर्थात बताते हो ना कि तुमको रहना बेकार है, ठीक है, तुम मर जाओ, समझ में आ रही है, तुमको रहना बहुत ही बेकार है, तुम समाज के लिए भद्दा हो और किसी को प्रेरित कर रहे हो कि जाओ ऐसे यहाँ जहर मिलती है उसको लाओ और खा लो, जा करके डूब जाओ, फांसी पे झूल जाओ, इस तरह से उसको प्रेरित कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर 315 लग जाएगी, पुलिस को पता लगेगा। तो आत्महत्या के लिए प्रेरित करना लिख लीजिए, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, समझ में आ रही है बात, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। उसके बाद में 326 लिख लो यहीं पर। 326 कब लगता है, एसिड हमला। जैसे कि मान के चलो कभी कभी होता है ना कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, और बचिया के पीछे लगा रहता है, बचिया बेचारी भाव भी नहीं देती है, तो ससुर इतना खचरा होता है सब कि लेकर के उसके ऊपर एसिड डाल देता है, ठीक है, एसिड डाल देता है, उसका चेहरा खराब हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसा प्रावधान पुलिस को करना चाहिए ना कि कुछ नहीं, बच्ची को कहे ना कि तुमको हम आज़ादी देते हैं कि जाओ उसके साथ जो करना है करो। अब जिस बच्ची के ऊपर एसिड हमला हो गया हो, कुछ नहीं, आराम से जब ठीक हो जाए तो ले करके एसिड जाए उसके बाप के ऊपर, उसके महतारी के ऊपर, उसके भाई के ऊपर, उसके ऊपर पूरा बाल्टी भर करके एसिड उझिल दे, तब पता चलेगा कि क्या तकलीफ होती है किसी के ऊपर एसिड डालने पर, ठीक है। तो एसिड अटैक है, लिख लीजिए 326, एसिड हमला करने पर, एसिड हमला करने पर, ठीक है, एसिड हमला करने पर, एसिड बोले तो अम्ल, एसिड हमला करने पर, तो किसी के ऊपर एसिड वगैरह डाल दिया ना तो कौन सा लगेगा, धारा 326 लगेगा। मिटा रहे इसको, चलिए ध्यान से समझते चलिए। 326 के बाद अगला 354, 354 कब लगता है, तो 354 लगता है ना कि किसी को कोई छुप छुप करके देख रहा है, ठीक है, किसी किसी का आदत होता है कि कोई स्नान कर रही है महिलाएं और आराम से इसे छुप करके दिखेगा, ठीक है, उसके बाद में और भी देखेगा गलत गलत चीज, समझ में आई बात है। तो इसके तहत भी सजा का प्रावधान है 354, लिख लीजिए 354, छिप कर देखने पर, समझ में आ रही है बात। चलिए लगा लीजिए हेडिंग 354, जो जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को तो बताना पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए 354,
354 में क्या होगा, छिप करके देखना, छिप कर देखने पर, छिप कर देखने पर क्या लग जाएगा, 354 लग जाएगी, कोई दिक्कत। उसके बाद में 363, 363 कब लगेगा, लड़की को लेकर के कोई भाग गया, ठीक है, लड़की को लेकर के भाग गया तो कब लगेगा, 363 लग जाएगा। लड़की को लेकर भागने पर समझ में आ रही है बात, लड़की को लेकर भागने पर क्या लग जाता है, 363 लग जाता है। अर्थात लड़की वाले के बाबूजी जा करके केस कर देते हैं कि हमारी बच्ची को बहला फुसला करके लेके भाग गया, ठीक है। 2017 से पहले यह कानून था ना कि देखो लड़की को लेकर के जो भागता था ना, तो लड़की भी बेचारी जो होती थी गार्जियन के डर से जब पुलिस से पकड़ाता था या पकड़ाती थी ना, तो दोनों पकड़ाने के बाद लड़की जो है ना बदल जाती थी, ठीक है, और कहती थी कि जज साहब हमको यह बहला फुसला करके लाया है, ठीक है, बहला फुसला करके लाया है। और उसके बाद जो है ना यह बेचारी बच जाती थी और बेचारा जो है ना सजा पा लेता था। उसके बाद में संशोधन किया गया, कहा कि नहीं यह गलत है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो दोनों को उतना ही सजा मिलेगी, क्योंकि आप इतना दिन तक गए हैं तो थोड़ी आप अच्छा होंगे, समझ में आ रही है बात, आप भी तो इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो 363 लड़की को भगा लेने पर, समझ में आ रही है बात, नहीं तो पहले फंस जाता था लड़का सब। अगर हमरा जैसा रहे ना तो जज साहब के सामने हम कह देंगे कि जज साहब हम नहीं भगा करके ले गए हैं, हमको ई भगा करके ले गई है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए बात को। 363 लड़की को लेकर भागने पर। 365 कब लग जाता है, अपहरण, ठीक है, अपहरण करने पर किसी का अपहरण कर लिए, ठीक है, अपहरण कर लिए और अपहरण कर लिए ना तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, 365 लग जाएगी धारा। 366 कब लग जाता है, शादी के लिए अपहरण, लिख लो, शादी के लिए अपहरण। एक आप सुने होंगे कहानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत शहरी क्षेत्र में भी होता है, पकड़ुआ ब्याह होता है, पकड़ कर क्या कहता है कि चल तुमको शादी करा देते हैं, पकड़ करके बेचारा को ले जाता है और शादी करा देता है सब। अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो 366 लग जाएगी। शादी करने पर अपहरण, ठीक है, अपहरण कर, शादी के लिए अपहरण करने पर, शादी के लिए अपहरण, ठीक है, लिख लो, शादी के लिए अपहरण, ठीक है। अगर कोई ऐसा तुमको क्या करता है, धमकी देता है, बताते हैं धमकी होगा तो 506 अभी बता रहे, धमकी किसी को धमकाइएगा ना फोन पर कि आओ तुमको आज मार देंगे, मर्डर कर देंगे, तो धमकाइएगा और क्या करिएगा, उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, दे दीजिए जज साहब के सामने, कोई दिक्कत, थाना वाला नहीं सुनेगा तब। अब बताते हैं 0 FIR वगैरह क्या होता है सब बताते हैं। शादी के लिए अपहरण। उसके बाद में 376 होता है आपका बलात्कार, ठीक है, बलात्कार होता है, बलात्कार करने पर किसी का कोई बलात्कार कर दिया, ठीक है, उसको क्या होता है, 376 के तहत सजा मिलती है। 376 का बी, जैसे ही 376 लागू होता है तो 376 बी भी लागू हो जाती है, ठीक है। गैंगरेप, समझ में आ रही है बात, गैंगरेप करने पर, गैंगरेप सामूहिक अपराध कर रहे हैं ना जी, गैंगरेप करने पर अर्थात एक साथ मिल करके गैंगरेप कर रहे हैं, इसको हानि पहुंच रही है, समझ में आ रही है बात, तो 376 बी के तहत क्या होगा, सजा मिल जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है, कुछ नहीं, सरकार जो है ना 2 गोली मारे, सीधा सीधी बात, ठीक है। यदि अपराधी ऐसा पकड़ा जाता है तो कुछ नहीं, 2 गोली मारे, समझ में आ जाएगी, ठीक है, अपने आप रुक जाएगा। अब तो कानून ला भी दिया गया, ठीक है, ला दिया गया, बहुत है, अच्छी कानून है। 376 बी गैंगरेप करने पर क्या होगा आपका, 376 बी लग जाएगा। अगला लिख लो 379, चोरी करने पर कौन सा लगता है धारा, 379 लग जाती है। और लिख लो 395, डकैती करने पर 395। 396 कब लगता है, डकैती के फलस्वरूप हत्या, डकैती के फलस्वरूप क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। जैसे डकैती करने कोई गया और मालूम चला कि देख लिया उसको ठोक दिया, तो डकैती के फलस्वरूप हत्या करने पर 396। 399 लिख लो, डकैती के लिए तैयारी करना, डकैती के लिए तैयारी करना, ठीक है, डकैती के लिए तैयारी करना, समझ में आ रही है बात। उसके बाद लिखते चलो 399 के बाद अगला लिखिए 420 धोखाधड़ी करने पर,
धोखाधड़ी करने पर, समझ में आ रही है बात, अर्थात किसी से पैसा ले लिया कोई और पैसा लेने के बाद कह रहा है ना कि हम पैसा देवे नहीं करेंगे, क्या सबूत है कि तुम पैसा दिया है, अच्छी बात है, तो आप जो है ना उसको क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करिए, फोन करिए, जब ऐसा बात बोलता है ना तो उसको रिकॉर्डिंग करते जाइए और आराम से रखिए, यही एक सबूत बन जाएगा, ठीक है, जज साहब के सामने। तो 420 धोखाधड़ी करने पर। अगला 444 दूसरी विवाह, ठीक है, दूसरी विवाह है, अर्थात कोई व्यक्ति है अपनी पहली पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, या कोई पत्नी है अपने पति को रहते हुए दूसरी शादी कर लेती है, ठीक है, तो 444 लग जाएगा जी, धारा नंबर 444, समझ में आ रही है। 444 के तहत क्या हो जाएगा, इसे सजा मिल जाएगी, ठीक है, 444 के तहत क्या हो जाएगा, सजा मिल जाएगी दूसरी शादी करने पर। उसके बाद अगला 497 क्या है, वर्तमान में यह जो है ना आपका समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया था ना कि पुरुष जो है ना किसी महिला से संबंध बना सकते हैं और महिला भी क्या होता है, पुरुष से संबंध बना सकते हैं स्वेच्छा अनुसार, यदि दोनों राजी है तो। वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, जो गलत है ना, ठीक है। तो यह जो है ना व्यभिचार की बात कही गई है, व्यभिचार ऐसे लिखो, व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार की बात, ठीक है, वर्तमान में समाप्त है, लिख लो, वर्तमान में समाप्त है, ठीक है, वर्तमान में क्या हो गया, यह समाप्त हो गया। उसके बाद में 498, इसके तहत क्या है, 497 व्यभिचार की बात कही गई, वर्तमान में क्या कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है, कोई दिक्कत। अच्छा 498 में क्या है, तो 498 में किसी महिला को पोहला फुसला करके आप लेकर के जा रहे हैं, 363 में लड़की को लेकर के जा रहे हैं और 498 में क्या कर रहे हैं, किसी महिला को बहला फुसला करके लेके चल गए, तो 498 लग जाएगी। महिला को बहला फुसला के ले जाने पर, कोई होता है, ठीक है, कि महिला को लेकर के भाग जाता है, ठीक है, तो 498 लग जाएगा। अगर उसके पति क्या कर देंगे, पति जो है ना उसकी मतलब कि FIR कर देंगे, पति जो है उसके FIR कर देंगे, तो क्या होगा, उस बेचारे के ऊपर लग जाएगा 498, उसकी पत्नी को लेकर के भाग गया, ठीक है, 498। अब देखो 498 के बाद मिटा रहे, ध्यान से समझते चलिए, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको बताते चल रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए, समझ में तो आएगा ही। 498 हो गया, 498 के बाद अगला लिख लो 506 धमकाना, 506 धमकाने पर, 506 लिख लीजिए धमकाने पर, जो इंपॉर्टेंट है वह बताते चल रहे। 506 धमकाने पर, धमकी देने पर कब धमकी देने पर कौन सा लगेगा धारा नंबर, तो धारा नंबर 506 लगेगी। 510 शराब पीकर हुड़दंग करने पर, शराब पीकर गाली गलौज करने पर, 510 गाली गलौज करने पर, समझ में आ रही है बात, अर्थात कोई व्यक्ति को देखोगे ना तो वह शराब पी करके आता है और जिससे झगड़ा होता है ना तो घर पर आकर के उसको भर मतलब गरियाता है और उसकी माँ और बाबूजी क्या कहते हैं कि बबुआ पीले हैं, चुपचाप रहो, हम गलती माफी करते हैं, मतलब माफी मांगते हैं तुमसे, तो उसमें आपको दबना नहीं है। संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है ना कि आप दबे नहीं। 1 मिनट बना रहिएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए बात को, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। 510 शराब पीकर गाली गलौज करने पर, ठीक है, 510 शराब पीकर गाली गलौज करने पर कहाँ गए थे जानते हो, एक निकल गया था जो कान में चला जाता है ना कन्हौआ, उसको मार करके बाहर भगा रहे थे। नहीं तो दिक्कत ना है जी, इसी रूम में वीडियो अपलोड करते, इसी रूम में सोते भी, मालूम चलेगा कान में चल गया तो अगला दिन से वीडियो आप लोग को कौन बना करके देगा, कौन समझाएगा पॉलिटी, ठीक है। तो 510 शराब पीकर गाली गलौज करने पर, अभी शादी विवाह भी नहीं हुई है, दिक्कत ना हो जाएगा, चल जाएंगे तो, समझ में आ रही है बात। 510 शराब पीकर गाली गलौज
करने पर, ठीक है। उसके बाद अर्थात यह बता रहे थे कि अगर कोई आपके पास आकर के शराब पी करके क्या करता है, गाली गलौज करता है, तो कुछ नहीं, आप पुलिस को फोन लगाइए, पुलिस आएगा, थूर देगा उसको, कंफर्म थूर देगा, क्योंकि संविधान में यह बात नहीं लिखा गया है ना कि आप शराब पी करके किसी को गाली बकिएगा। उसको सब पता है कि गाली वह किसको बक रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बात है शराब पीकर गाली गलौज करने पर। उसके बाद कुछ अब इंपॉर्टेंट बात को लिखते चलो, जैसे कि 166A 166A क्या है, जीरो FIR। यदि पुलिस FIR नहीं लिखती है तो आप जीरो FIR के तहत दूसरे थाना में जीरो FIR ऐसे लिखो। यदि पुलिस FIR नहीं लिखते हैं तो आप जीरो FIR दूसरे थाना में करा सकते हैं, जीरो FIR दूसरे थाना में करा सकते हैं। समझ में आई बात। यदि आपकी पुलिस नहीं सुनता है, FIR लिखाने गए, और कुछ दरोगा जी होते हैं जो कहते हैं ना कि चढ़ावा चढ़ाइए 500 रुपया, FIR लिखाई, ठीक है, और आपके पास 500 है ही नहीं और दरोगा जी FIR नहीं लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं, कैमरा लगा हुआ है, हाय बाय करके निकल जाइएगा, दरोगा जी से मत उलझिएगा। यही बात बता रहे थे। दूसरे थाना में चले जाइएगा, हो सकता है कि ईमानदार दरोगा हो, वह भी नहीं लिखेगा, वहां से भी हाय करके निकल जाइएगा। कुछ नहीं करना है दरोगा जी के साथ है। उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। थाना में FIR न होने पर आपको कोर्ट जाने की आजादी है, ठीक है। कोर्ट जाने की आजादी है और कोर्ट जाकर आप FIR कर सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, प्रथम प्राथमिकी दर्ज, कोर्ट जाकर आप FIR कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। LLB थोड़ी हम बता रहे हैं जी, जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को बता रहे हैं। 166A, यदि पुलिस FIR नहीं लिखती है तो आप जीरो FIR दूसरे थाना में करा सकते हैं। थाना में FIR न होने पर आपको कोर्ट जाने की आजादी है और कोर्ट जाकर आप FIR कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 166 के बाद 144 लिख लीजिए। सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते 144, यह भी पूछता है कभी कदार। 144 लिख लिए। चलिए, 144 सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। समझ में आई बात। अर्थात कोरोना जब लगा था ना जी, तो देखो सिंगल व्यक्ति जाता था ना, तो खैर सब्जी वगैरह लाने के लिए क्या होता था, उसको आजादी मिलती थी, कोई दिक्कत, आजादी मिलती थी कि जाइए, लेकिन आप समय पे जाइए, ऐसा ना कि बेसमय जाइएगा। आप 3-4 के साथ जाइएगा तो कन्फर्म पुलिस थूर देता था। इसी के तहत कि सामूहिक रूप से आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात। 144 के तहत बोलिए, 144 के तहत क्या हो सकता है, सामूहिक रूप से आप इकट्ठा नहीं हो सकते। सामूहिक रूप से इकट्ठा होइएगा तो थुरा जाइएगा। उसके बाद में एक लिख लो 377, ठीक है। 377 समलैंगिकता अपराध नहीं, नवतेज कौर केस में कहा गया 377, यह भी पूछता है जी। 377 समलैंगिकता अपराध नहीं, समलैंगिकता करने पर, समलैंगिकता होने पर, ठीक है, होने पर। समझ में आ रही बात। समलैंगिकता मतलब होता है ना कि पुरुष से शादी कर लिया, महिला से शादी कर लिया। ऐसा आप देखिएगा ना कि बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि पुरुष शादी कर ले रहा है, महिला शादी कर ले रही है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके गार्जियन करेंगे तो 377 लगेगा। लेकिन नवतेज कौर केस में कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं और समाप्त कर दिया गया 377 को। तो लिख लो, नवतेज कौर केस बताए तो थे जी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। यह नवतेज कौर केस याद केवल करवा दे रहे हैं। नवतेज कौर केस में समलैंगिकता अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है कहा गया, ठीक है। नवतेज कौर केस में समलैंगिकता अपराध नहीं है। और 377 धारा 377 को
समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समझ में आ रही है बात? और बताए धारा 371 72 ये सब बता दे, ठीक है। गलत सूचना दे दीजिएगा पुलिस वगैरह को तो क्या लग जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, लिखते चलिए। 195 क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, आजीवन कारावास, ठीक है। किसी को हो जाता है आजीवन कारावास, किसके आर्टिकल, किस धारा के तहत, 195 के तहत क्या हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है। यहाँ पे लिखता हूँ 195 के बाद 171 172, ठीक है। यह सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 171 रिश्वत लेने पर, रिश्वत लेने पर, रिश्वत लेने पर क्या हो जाएगा, 171 लग जाएगा। अर्थात दरोगा जी सबसे ज्यादा रिश्वत लेते हैं, पकड़े गए तो इन्हीं के ऊपर क्या लग जाएगा, धारा लग जाएगा। चार्जशीट इन्हीं के ऊपर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? 171 के तहत रिश्वत लेने पर। 172, ठीक है। 172 में क्या होता है, अपराध करने के बाद फरार होना जाना, फरार हो जाना, मतलब कि अपराध से बचने के लिए फरार हो जाना। लिख लो, अपराध, अपराध से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए फरार हो जाना, फरार हो जाना। समझ में आई बात? 177 झूठी सूचना देना। समझ में आ रही है बात? 177 झूठी सूचना देना, झूठी सूचना, झूठी सूचना देना। समझ में आई? झूठी सूचना देना अर्थात पुलिस को आप भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ पे शराब बन रही है, तो आएगा शराब नहीं मिलेगा तो आपको पकड़ करके ले जाएगा, गलत सूचना दिए हैं तो, ठीक है। आप पुलिस को भ्रमित करने का काम किया है यहाँ पर कि आइए यहाँ पर यह जो है ना अपराधी पकड़ा जाएगा, और आप जो है गलत सूचना दे करके इसको बुला लिए, तो पुलिस क्या करेगी, आपके ऊपर जो है ना कार्रवाई कर देगी। समझ में आ रही है बात? चलिए 177 हो गया। 198 लिख लो थोड़ा सा। 198, ठीक है। 198 में क्या है, नकली प्रमाण पत्र होने पर असली की तरह प्रयोग करने पर, नकली प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, नकली प्रमाण पत्र होने पर भी असली प्रमाण पत्र की तरह यूज करना, असली प्रमाण पत्र की तरह प्रयोग करना, ठीक है। प्रयोग करना। समझ में आ रही है बात? जिसका प्रमाण पत्र गलत है फिर भी वह असली की तरह क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो 198 लग जाएगा। नकली प्रमाण पत्र होने पर भी असली प्रमाण पत्र की तरह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो कुछ यह महत्वपूर्ण क्या थी, धाराएं थी। समझ में आई बात? जो जो इंपॉर्टेंट धारा की बात कहा गया है उसको हमने क्या किया, बताया। कोई दिक्कत, उसको हमने क्या किया, बताया। 370 लगता है मानव तस्करी और 372 लगता है वेश्यावृत्ति। लिखना है तो लिख लीजिए, कहां पर जगह है ही नहीं, लिखना है तो लिख लीजिए। 370 लगेगा मानव तस्करी, अर्थात किसी मानव का क्या कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं। देखिएगा ना तो कोई कोई महिला आती है ना, बच्चे को उठा के भाग चलती है, ठीक है। बच्चे को उठा करके भागती है तो कब लग जाएगा आपका, 370 लग जाएगा मानव तस्करी, और उसके बाद में वेश्यावृत्ति के लिए 372 लग जाता है। समझ में आई बात? जैसे कि कुछ महिलाएं होती है जो समाज को गलत मतलब नजरिए में ले जाती है, ठीक है। वेश्या मतलब अपने शारीरिक व्यापार करती है। समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या लग जाएगा, 372 लग जाएगा। रेड लाइट एरिया में यह सब लगता है। 372 वेश्यावृत्ति के लिए लगती है। लिखना है तो लिख लीजिए, 372 वेश्यावृत्ति और 370 जो है ना मानव तस्करी के ऊपर लगता है, ठीक है। और 383 भी लिखना है तो लिख लीजिए, जबरन वसूली। जैसे कि पुलिस वाला जो है ना आपके अलाउ नहीं है कि आप के गाड़ी से क्या करे, चाबी निकाले। समझ में आई बात? तो जबरन के यदि वसूल कर रहे हैं तो 383 जो है ना धारा लग जाएगा। 383 धारा नंबर 383। तो कुछ जो है यह महत्वपूर्ण जो है धाराएं के बारे में हमने बताया। अब बताइए कि क्लास कैसा लगा। बीच में जो लाइन कटी है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, ठीक है। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आए हैं तो अच्छा से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आए बस बना दीजिए, बात खत्म। एक बार अच्छा से पढ़ना तो पड़ेगा। एक संकल्प लो कि हम जो है अच्छा से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इतना धारा जो है ना यह बताए जानकारी के लिए। समझ में आई बात? पूरा पुलिस के बारे में बताया, केस डायरी क्या होता है यह सब बताया। कल से क्या होगा आपका आर्टिकल नंबर तो 22 का हमने क्या किया, एकदम डिटेल बताया। अब आएंगे 23 के ऊपर, ठीक है। 23 के ऊपर आएंगे, बंधुआ मजदूर वगैरह की चर्चा करेंगे। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में बाल नियोजन की चर्चा करेंगे, अंतःकरण की स्वतंत्रता करेंगे, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में करेंगे
ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं होगा, 27 में होगा। उसके बाद में सरकारी पैसा से चल रही संस्थान पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 में होगा। अल्पसंख्यक के लिए हित का संरक्षण 29 में होगा। अल्पसंख्यक अपना केंद्र खोल सकता है, 31 में होगा। 31 में क्या होगा, आपका संपत्ति का अधिकार, लेकिन वर्तमान में हटा दिया गया है। 44वां संशोधन करके 1978 में मोरारजी देसाई के समय किया गया था, ठीक है, मोरारजी देसाई के समय। और उसके बाद में संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, आपका कानूनी अधिकार निकाल करके, संपत्ति को मूल अधिकार निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया ना। 44वां संविधान संशोधन, 31 आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार की चर्चा है। 33 में है आपका कि सेना के बीच में मीडिया वगैरह जो है ना दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है, यदि जरूरत है तो दखल अंदाजी नहीं करेगी। 34 जो है सेना क्या करेगी, कहीं भी किसी क्षेत्र पर अपना नियम बना सकती है। 35 यह कैसे लागू होता है, भाग संख्या 3 के जो भी आर्टिकल है वो बताया गया है। और उसके बाद में 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। तो यह कल की क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत तो कल की क्लास में क्या होगा, भाग संख्या 3 आपका समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। कल बता देंगे स्वर्णिम त्रिभुज में कितने आते हैं आर्टिकल। स्वर्णिम त्रिभुज में कहने का मतलब कौन कौन आर्टिकल आता है, यह खूब पूछता है जी सवाल। आर्टिकल नंबर आता है 14, 19, 21, 14, 19 और 21। यह यहाँ पर लिख लीजिएगा स्वर्णिम त्रिभुज लिख लीजिएगा, पूछता है इसमें कौन कौन आर्टिकल आते हैं, 14, 19, 21। और भारतीय को कौन आर्टिकल मिलता है, 15, 16, 19 और 29। उसके बाद में 29, 30 मिलता है भारतीयों के लिए, कोई दिक्कत। 15, 16, 19, 29 और 30 मिलती है, ठीक है। तो यह सब क्लास ऐसे तो हम लिखा दिए, यह कल लिखा भी देंगे, ठीक है। आप बताइए क्लास कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। हम अपने तरफ से बेहतर करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। आराम से बना रहिएगा, समझ में तो पॉलिटी आएगी ही। बीच में जो लाइन कटी है उसके लिए सॉरी, समझ में आई। तो चलिए, मुस्कुराना है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। क्योंकि पड़ोसी कहता है कि मारा जाएगा ये बच्चा, ठीक है। पड़ोसी कहता है कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अपना मंजिल को भूलना नहीं है और मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके उससे बात करनी है, ठीक है। और उसकी औकात दिखानी है, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।